ये है दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, जो हल्दीराम की एक एक्स एम्प्लॉय थी, जिनकी महीने की सैलरी सिर्फ 20 से 30 हजार रूपए थी। वो आज 75 लाख की फोर्ड मस्टैंग में घूमती है और 1 लाख का आईफोन भी यूज करती है। वहीं ऐसे कई यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं जो अपनी डम हरकतों की वजह से फेमस हैं, जिनकी एक महीने की इनकम एक IIT ग्रेजुएट की सालाना इनकम से भी ज्यादा है। और ये वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, जहाँ पर एक डोसे वाला अपने कस्टमर से अमूल बटर की प्राइस पूछता है। पढ़ा लिखा कम हूँ, जब भी ज्यादा कमा रहा हूँ, तो अब मैं भी कोई 30-40 हजार का नौकरी करता और कहता है कि वो इसलिए इतना कमाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो भी कोई 30-40 हजार की नौकरी कर रहा होता। पर सवाल ये है कि इतने सारे कम पढ़े लिखे लोग जो सिर्फ अपनी अजीब हरकतों की वजह से फेमस हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे मिडिल क्लास से भी 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 50 गुना कैसे कमा लेते हैं। तो I just made a video on this. I'm very surprised. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था they'll be talking about the same exact thing जो मैंने अभी वीडियो बनाया श्वेता कंगवार चैनल पे कि पुअर अनएजुकेटेड इंसान इस देश में मिलियनेयर या फिर करोड़पति कैसे बन सकता है। एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड, बट मेरा कहीं कुल मिला के आंसर ये है कि सिंपल सी बात है, बिजनेस का पोटेंशियल अर्निंग का फार हायर है। एक इंसान जो कि तुम अगर मीडियोकर परफॉर्मेंस रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे मार्क्स में, तुम्हारा स्किल लेवल मीडियोकर, और तुम एक ऑफिस में या फिर स्पेस में काम करो जहाँ पे द स्केलेबिलिटी या फिर तुम्हारा स्कोप बहुत तेज़ ऊपर जाने का, प्रमोशन का चांस का रिस्ट्रिक्टेड है। और फिर दूसरी चीज़ आती है उसी के ऊपर तुम किस जगह पे हो। तुम एक डेवलपिंग इकोनॉमी हो जहाँ पे भी हर ऑफिस में एक्चुअल में उतनी डिजर्विंग सैलरीज लोगों को नहीं मिल रही जितनी कि जैसे दूसरे जगहों पे सेम काम के लिए मिल रही होंगी। तीसरी चीज़ आ जाती है लेबर लॉज, किस तरह से तुम्हारे पर कितना ज़्यादा काम कराया जा रहा है, ये इतनी बुरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पे एक इंसान से एक 20,000 का सैलरी के नाम पे 25,000 की सैलरी के नाम पे, जो कि टेक्निकली जो आपको अलॉट किया गया है काम, वो पेपर में ऐसे दिखाया जाएगा जैसे कि 7 घंटे का ही काम हो पर दिन का, पर इंसान जो पीछे रियलिटी में कर रहा है वो है 12 घंटे का काम, वीकेंड पे भी काम कर रहा है। तो जब तुम काम इतना भयंकर लेवल पे कर रहे हो तो तुम्हारी सैलरी सिर्फ 25-30 हजार ही है और लेबर लॉज हैं, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और तुम्हारे को सिंपल से एक भावना दी जाती है कि छोड़ना छोड़ दो, कोई और आके कर लेगा। तो तुम बुरी तरह से फंसे होते हो वहीं पे। इसको हम अगर इन कॉन्ट्रास्ट कंपेयर करें, यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंसर का पंगा हटा दो कि कोई भी इंसान सिंपल दुकान खोल के बैठा और उसकी दुकान पे लेट से कस्टमर आ रहे हैं तो वो 50-60 हजार मेक कर रहा है और वो उसका काम है, तो जबरदस्ती का काम नहीं करा रहा, किसी तरह की बुलिंग को फेस नहीं कर रहा। और अगर लेट से ये इन्फ्लुएंसर्स ना होते, फेमस ना भी हो, अगर आप अपने रोड के किनारे जो भी बताशा या पानी पूड़ी या भेलपूड़ी या जो भी आप अपने देख पाओ, आपको एक चीज पता चलेगी, दे स्टिल आर डूइंग फार बेटर। जिसका भी चिकन रोल, अगर सिंपल सी बात करें, अंडा रोल, चिकन रोल या जो भी होता है जो शाम को बहुत सारे लोग ऑफिस आने के बाद उठाते हैं, वो इंसान एनी डे बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है। 300 रुपए का एक रोल या 100 रुपए का एक रोल या 50 रुपए का, जो भी उनका वो प्राइस पॉइंट है, उसके बेसिस पे वो बहुत ज्यादा अर्न कर ले जाते हैं, क्योंकि भाई डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है और आपकी कोई सैलरी से कोई बहुत सारा पैसा नहीं ले रहा। आपने जितना मेहनत करा उतना ही जेब में आपके पैसा आ रहा है। जो आपका बस जो जा रहा है वो है गैस पे थोड़ा सा हो गया और स्पेस के लिए आप थोड़ा सा किराया जो दे रहे हो, वो जो कॉस्ट है। सवाल यह है कि क्या सही में पैसे कमाने के लिए पढ़ाई और इंटेलिजेंस काम नहीं आती है, या ये सिर्फ एक लक फैक्टर है। हम इसी को 5 रीजंस में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें रीजन नंबर 1 आता है कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। अगस्त 1975 में गिरी डेल अपने दोस्तों के साथ एक शाम को एक बार में बैठे थे। तभी उनके दोस्त अपने पेट्स की शिकायत गेरी से करने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरे डॉग ने सोफा खराब कर दिया और किसी की बिल्ली उन्हें रात को सोने नहीं देती। तभी गेरी अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकालते हैं और कहते हैं, ये है मेरा पेट रॉक, ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, इसको ना खाना चाहिए और ना ही इसे नहलाना पड़ता है। अब गेरी यहाँ पर मजाक कर रहे थे, पर जैसे ही गेरी ने देखा कि उनके 1-2 फ्रेंड इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस आइडिया को टेस्ट करेंगे। गेरी मेक्सिको के बीचेस से कोड़ियों के भाव पर स्टोन्स लाते हैं, एक 32 पेजेस की किताब लिखते हैं कि कैसे इन पत्थरों की हिफाजत की जाए, कैसे इन्हें पाला जाए, और इन पत्थरों की मार्केटिंग एक अच्छे से डब्बे में होल करके करते हैं, जिससे ऐसा लगे कि वो पत्थर जिंदा है, और इन पत्थरों को वो मार्केट में बेचते हैं। और सरप्राइजिंगली कुछ ही महीने में गेरी अपने पेट रॉक से 50 लाख से भी ज्यादा की सेल करते हैं और देखते ही देखते वो एक मिलियनर बन जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये बिजनेस आइडिया बहुत ही स्टूपिड और डम है, बट गेरी का ये स्टूपिड आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि गेरी रातों रात, आई थिंक ये तो हम एक सब्जेक्टिव जजमेंट डाल रहे हैं कि ये तो बहुत ही डम है। आई थिंक इट्स वेरी क्लेवर एक्चुअली, बिकॉज ही इज प्लेइंग ऑन द फैक्ट दैट हम सबको पहली चीज कंपेनियनशिप चाहिए। सेकेंड, इंसान एकमात्र स्पीशीज है जो एंथ्रोपोमॉर्फाइज करती है चीज़ों को।
तभी हम एनिमेटेड मूवीज़ देख पाते हैं और हम रोने लग जाते हैं एनिमेटेड मूवीज़ को देख के। तभी पेट्स 1, पेट्स 2, कार्स 1, कार्स 2, टॉय स्टोरी 1, टॉय स्टोरी 2, इतनी सारी पिक्चरें जो चल रही हैं जिनको देख के तुम हिल जाते हो। वो ये है क्योंकि इंसान एकमात्र जीव है जिसके अंदर कैपेसिटी है एंथ्रोपोमॉर्फाइज करने की। हम एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी देख के उसमें हम उसको केयर कर सकते हैं, एक इंसानी भाव या फिर रूप देख के, और उस थॉट को ये कैपिटलाइज कर रहा है इसमें। आई डोंट मिलियनर बन गए। देखिए कई लोग ऐसी डम चीजें करते हैं। टू मी एटलीस्ट व्हाट पुनीत इज डूइंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर एग्जांपल द एग्जांपल जो अभी आपने बताया, जिसकी वजह से वो लोगों की अटेंशन पाते हैं और यही अटेंशन उनके लिए आगे जाके ज्यादा पैसे कमाने का जरिया बन जाती है, क्योंकि जितनी ही ज्यादा ये लोग अटेंशन पाएंगे उतने ही ज्यादा ब्रांड्स कोलैबोरेशन इनको मिलेगी और उतनी ही ज्यादा कंपनीज इन्हें पैसा देंगी। इन शॉर्ट ये लोग अपनी ब्रांड इमेज बना के खुद के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं और लोगों का ध्यान खींचते हैं। इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर ओरी रातों रात सेंसेशन बन गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के किड्स उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। I'm assuming this person, I have a very strong theory is an industry plant. कोई ऐसे एकदम से कुछ नहीं हो जाता। लाइक पुनीत भाई को भी अगर तुम सिंपल स्टडी करो, it took him a very long time of maintaining a character consistently. तुम्हें लगता अगर वो easy है, तुम करके दिखाओ 2 साल। जिस लेवल की डेडिकेशन और कमिटमेंट से उस इंसान ने एक साइको, एक अनस्टेबल एराटिक कैरेक्टर जो भी पर्सनालिटी मेंटेन करी है, रिक्वायर्स डेडिकेशन। उसके पीछे भी भूख है। आई वुडंट से इवन ऑरी और तुम्हारा पुनीत दे आर कंपेरेबल, बट आई अंडरस्टैंड कि आपको किसी के एंटिक्स हो सकता है पर्सनली पसंद ना आए, आई गेट दैट। बट मैं कह रहा हूँ अगर ऑब्जेक्टिवली आप देखोगे, यू विल सी दैट देयर इज सम लेवल ऑफ ऑब्सेशन इवन इन व्हाट ही इज डूइंग। इट्स नॉट ईजी। उसको बहुत सारे लोगों में जो रेप्लिकेट करने की आई एम प्रिटी श्योर कोशिश कर रहे हैं, बट आपने उनका नाम भी नहीं सुना है और फेमस नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज़ भी इतनी ईजी नहीं है जो आपको लग रहा है देखने से। ये इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाते हैं और यहाँ तक कि कॉफी विद करण पर भी आते हैं। पर ओरी है कौन? तो ओरी का जवाब यहाँ बहुत वियर्ड है। वो कहते हैं कि मैं एक लिवर हूँ, क्योंकि लाइफ को वो लिव करते हैं। ये जवाब सुन के काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, पर इस ट्रोल से उन्हीं का फायदा हुआ जिससे उन्होंने और ज्यादा पैसे कमाए। सेकंड रीजन आता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। हाल ही में ग्रेट मैनेजर इंस्टीट्यूट की रिसर्च टीम ने एक स्टडी कंडक्ट करी, जिसमें करीबन 4000 इंडियन मैनेजर्स को बोला गया कि वो अपने काम को रेट करें, और साथ ही में उनके एम्प्लॉइज को भी बोला गया कि वो अपने मैनेजर्स के काम को रेट करें। और जब इन दोनों की रेटिंग्स देखी गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इन दोनों की रेटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस था। 70% मैनेजर्स खुद को 90 से 98% की रेटिंग देते हैं, वहीं उनकी एम्प्लॉइज उनको सिर्फ 70 से 75% ही लायक समझते हैं। इसका मतलब है कि इन मैनेजर्स ने खुद को ज्यादा समझदार समझा है, जितना कि वो है भी नहीं, और इसी चीज को ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट नहीं, इसको नहीं कहते डनिंग क्रूगर इफेक्ट, और ये स्टडी भी एकदम ही इनएक्यूरेट एक्चुअल में। सो आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वो होने वाला है, बट इसको जो टर्म यूज़ करना चाह रहे हैं उसको साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ एनहांसमेंट। सेल्फ एनहांसमेंट बायस होता है। सेल्फ एनहांसमेंट एक बहुत बड़ा सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है नार्सिसिज्म का भी। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेल्फ एनहांसमेंट बायस की बात कर रहे हैं तो आपको 2 टर्म मिलेंगे, सेल्फ एनहांसमेंट या फिर सेल्फ इन्फ्लेशन। यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट इससे बहुत अलग चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पे, ये स्टडी क्यों कंप्लीटली बोगस हो गई, क्योंकि एक पहली चीज़ किसी रिसर्चर ने करी है, ये किसी आई थिंक इंसान ने अपनी कंपनी के अंदर करी है, क्योंकि आपका जो सैंपल है वो बायस्ड है। तो मैं अगर मैनेजर हूं और मेरे एम्प्लॉयज हैं तो ऑलरेडी हम एक दूसरे को जानते हैं, तो पहले ये स्टडी ऑलरेडी यहीं पे खत्म हो गई, बिकॉज इस स्टडी में 25 बायसेस गिना देगा कोई भी रिसर्चर आपको, पॉइंट ही नहीं करने का। क्यों फ्लॉड है भाई स्टडी कंप्लीटली? अगर भाई एम्प्लॉय है और उसको अपने बॉस को रेट करना है, और अगर ये एनोनिमस है कि आपको पता नहीं चलेगा किस एम्प्लॉय ने आपको किसको रेट किया है, तो हमारे सारे दुनिया के सब्जेक्टिव बायसेस जो भी बॉस को लेके हैं वो आ गए ना बाहर। यानी जो बॉस को बहुत पसंद करता है, बॉस का वो चाहता है, जो उसको पता है मैं आगे चल के चुगली भी कर दूंगा, बॉस को हाई रेट करेगा। और जो भी बॉस से नफरत करते हैं फॉर विच एवर रीजन इन लाइफ इन जनरल, आप अपनी सब्जेक्टिव रेटिंग्स दोगे तो वो एक्चुअल में एक्यूरेट रेटिंग्स है ही नहीं उस इंसान की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको कंप्लीटली एक थर्ड पार्टी लानी पड़ेगी, जिस इंसान से कभी ना मिला है, जिस इंसान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उसको कभी नहीं जानता था, तो यानी कोई प्री एग्जिस्टिंग बायसेस उस इंसान को उसके प्रति है ही नहीं, बॉस के प्रति या मैनेजर के प्रति। फिर आके उसको 2 हफ्ते उस इंसान का काम देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे वो अपनी रेटिंग देगा, और उसको आप करते कर कि सेल्फ रेटिंग क्या थी बॉस की वर्सेस एक कंप्लीटली थर्ड अनबायस्ड पार्टी की, वो होती है रीजनेबली सोचने वाली रिसर्च। और वो जजमेंट भी जो पास कर रहे हैं उनको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये थोड़ी हुआ, ये रिसर्च के नाम पे तमाचा है, इट्स अ जोक। ये रिसर्च नहीं है, इसे रिसर्च नहीं कहते, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस।
अबे ऑब्वियसली मेरे को बॉस पसंद नहीं है भाई, मेरे को मिल रहा उसको मौका 1 रेट करने का तो मैं घंटा रेट करूंगा ना उसको। और दूसरी चीज रिसर्च में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बहुत बड़ा वो होता है कि कभी जो भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं, जितने भी रिसर्च ग्रुप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल है, कंट्रोल ग्रुप है, कुछ भी है, उन्हें यह ना पता होना चाहिए कि रिसर्च किसके बारे में हो रही है। वरना ऑलरेडी मेरे दिमाग में बायस आ गया ना कि अच्छा रिजल्ट का अगर क्वेश्चन ये है तो मैं आंसर ही ऐसा करूं जिससे कि मैं रिजल्ट के आंसर को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। तो कभी इंसान को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं किस चीज की रिसर्च हो रही है ताकि मैं उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाऊं। एक अच्छी रिसर्च में यह भी होता है कि लोगों को नहीं पता कि रिसर्च क्वेश्चन भी क्या है, ताकि मेरे अंदर एक बायस डेवलप ना हो कि ये सुनना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि हम सबके अंदर एक डिजायरेबिलिटी बायस होता है कि हम चाहते हैं हमें इंसान पसंद करे, और अगर मुझे पता है कि रिसर्चर सुनना क्या चाहता है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मैं रिसर्चर को वही सुनाने लग जाऊंगा जो मुझे लगता है ये सुनना चाहता है, जिससे रिसर्च कपूट हो जाएगी। लेट्स सी। जिसमें इंसान अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है, यानी उसे लगता है कि वो उस स्किल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जबकि वो असल में उसमें एवरेज भी नहीं होता। जैसे कि पॉलिटिशियंस, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो That's self-inflation. Dunning-Kruger effect is not knowing what you don't know. So let's say आपने अभी जिंदगी में कोई चीज पढ़ी नहीं थी, लेकिन आपने एक दिन विकिपीडिया पेज खोला और आपने वो चीज पढ़ी, आपने कहा अरे ये चीज तो मैं समझ गया। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज मैं समझ गया, इसको कहते हैं डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। लोगों के साथ होता क्या है, द लेस दे नो द मोर कॉन्फिडेंट दे आर अबाउट दैट थिंग। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, कोई इंसान जो उसमें रिसर्चर होगा, जब उससे तुम बात करोगे उसके बारे में, यानी जो एक्सपर्ट है, वो कहेगा मुझे इसमें एक्चुअली में बहुत कम पता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी रिसर्चर या फिजिसिस्ट या किसी से बात करो, वो कहेंगे यार हमें एक्चुअली कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में, इसमें अभी इतने सारे क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में डूबे हुए हैं। तब उन्हें पता चला जितना डूब रहे हो कि हमारे को कितने सारे एंगल्स हैं जिससे हमने इस चीज को देखा नहीं अभी, और इसमें आंसर भी पता नहीं चले, अभी इसमें और रिसर्च लगेगी, अभी इतने सारी चीजें जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो वो हमेशा डाउट में रहते हैं। और जो इंसान जिसमें अगर मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझा दूं बहुत ईजिली, और आपने कभी सोचा ही नहीं कि इसकी 25 जो रूट हैं सेलुलर लेवल पे जिनको आप जानना जरूरी है, जो आपने कभी कंसिडर भी नहीं किया, आपको लगता है मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया। तो डनिंग-क्रूगर इफेक्ट ये होता है कि इंसान छोटी सी इंफॉर्मेशन में कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है। सेल्फ इन्फ्लेशन, सेल्फ एनहांसमेंट दूसरी चीजें हो गई, जहां पे इंसान अपने दिमाग में हो सकता है वो एक्सपर्ट ही हो, प्रोफेसर हो सकता है उस चीज में, यानी वो एक्सपर्ट है, बट वो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज को एग्जैजरेट कर रहा है। पर्सनल सेल्फ रिलेटेड चीज हो गई, सेल्फ को, सेल्फ कैपेबिलिटीज को इंसान एक्सपर्टीज को रेट कर रहा है हायर। देश संभालने के लिए परफेक्ट है और वो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं, जबकि रियलिटी में प्यू रिसर्च के हिसाब से 45% लोग ही अपने नेता को केपेबल मानते हैं, और यही इफेक्ट कम पढ़े लिखे लोगों में भी ज्यादा नजर आता है। ये लोग अपने को एक्सपर्ट समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इनसे बेटर और कोई है ही नहीं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बार उनके लिए एक लक फैक्टर भी साबित होता है। और इसी आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे तुम डनिंग-क्रूगर की बात करो, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बट लोग जिन्होंने जो उस चीज़ में एजुकेटेड नहीं है, और आप थोड़ा सा पढ़ते हो आपको लगता है हाँ ये चीज़ मैं समझ गया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा एक्शन ले लेते हैं और बाकी लोगों को भी अपना प्रोडक्ट वगैरह खरीदने के लिए कन्विंस कर देते हैं, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। जैसे कि सिप लाइन को शार्क टैंक का यूजलेस इन्वेंशन माना जाता है, और अश्नीर ग्रोवर बोलते हैं कि इससे बकवास इन्वेंशन उन्होंने आज तक नहीं देखी, ना वो इसे आगे देखना चाहते हैं। पर सिप लाइन के ओनर रोहित वॉरियर आज भी समझते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है और मार्केट की एक इम्पोर्टेंट डिमांड को पूरा करता है, जबकि सिप लाइन की आज तक सिर्फ 1200 सेल्स हुई है। वहीं इसके ऑपोजिट जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो हर चीज की 10 पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं कि अच्छा ये करने से ये चीजें गलत हो सकती हैं। अभी हमारे पूर्वजों के टाइम में एक अच्छा स्किल सेट था, क्योंकि जो इंसान ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसके साथ क्या क्या गलत हो सकता है, वो ही ज्यादा जीता था। फॉर एग्जाम्पल जंगल में क्या क्या उसके साथ गलत हो सकता है, क्या ये जो पत्ता हिल रहा है उसके पीछे शेर तो नहीं, और ये स्किल सेट उसके लिए उस वक्त काम का था। पर अब जो इंटेलिजेंट इंसान है वो ज्यादा ही ओवर कैलकुलेशन करते हैं, वो अपने सक्सेस के चांसेस को मिस कैलकुलेट कर देते हैं और मैक्सिमम केसेस में डर जाते हैं और कोई एक्शन ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। That's huge generalizations. So simple, अगर आप इंटेलिजेंट वर्ड यूज कर रहे हो तो हमें पहला क्वेश्चन पूछना, हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, हाउ डू यू मेजर इंटेलिजेंस? सबसे रिलायबल IQ टेस्ट, राइट, जनरल इंटेलिजेंस। अगर आप कह रहे हो सिंपल, अब यहाँ पे रखना, हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस, बार बार बोलो इंटेलिजेंट लोग, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड रिसर्च है इस पे कि हाई IQ पीपल डू वेरी वेल इन लाइफ। भाई IT फोड़ते हैं वो लोग, नीट का एग्जाम फोड़ रहे हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत हाई हैं। तो तुम अगर तुम्हारा जो टॉप सर्जन होगा, तुम सिंपल सी चीज देखो, तुम्हारा कोई भी स्किल उठा लो, तुम सर्जरी से लेके इंजीनियरिंग से लेके कुछ भी, वो जो लोग ऊपर बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है। वेरी हाई IQ
एनालिटिकली स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कॉन्शियस लोग हैं। तो तुम्हारे बैंक में जो सबसे, तुम्हारा जो हाई जनरल मैनेजर है, अकाउंटेंसी में जो सबसे भयंकर अकाउंटेंट है, तुम कोई भी चीज में दिमाग लग रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटीज लग रही हैं, उसमें तुम्हें पता चलेगा जो ऊपर लोग बैठे हैं, सर्जरी की बात कर लो, रिसर्च की बात कर लो, साइंटिस्ट की बात कर लो, आईटी जो फोड़ते हैं, कैट जो फोड़ते हैं, भाई देयर इज अ डेंजरस कोरिलेशन तुम्हें मिलेगा हाई आईक्यू का इन सारे एग्जाम्स को, जो टॉप रैंकिंग लोग आ रहे हैं उनका। अब तुम ये कह रहे हो वो टॉप लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं भाई, उसमें कोई वही इतना इजी एविडेंस है ये। जिसने भी तुम्हारे आईटी फोड़ा होगा या जिसने भी बैठा, कभी उनके बगल में बैठो, तुम्हें दिखेगा वो तेज हैं, उनके साथ कभी पढ़ाई करने की कोशिश करना, जिसने भी उनके साथ पढ़ाई करी हुई है, तुम्हें देखना वो चीजों को जल्दी समझ रहे हैं, उनको पढ़ाई कम करनी पड़ती है। एक्चुअल में तुम ये चीज नोटिस करोगे कि उसने एक बार पढ़ा या 2 बार पढ़ा, उस चीज को पूरा उसको एग्जाम में उसने वो चीज आराम से निकाल दी। तुम्हें वही चीज हो सकता है पढ़ने में 4 बार लग रहा हो टाइम, 5 बार लग रहा हो। आईक्यू के एक्चुअल में रियल लाइफ इंप्लीकेशंस दिखेंगे तुम्हें। रीजन 3 है मिडिल क्लास मेंटालिटी। इंडिया में जो तुम कहना चाह रहे हो वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, और वो एक्चुअल में रिसर्च में भी शो करती है। जो हाइपर रिच पूल होता है, 1% जिनकी बात कर रहे हैं, मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स, उनमें पाया कि जो हाईएस्ट आईक्यू लोग होते हैं, एक्चुअल में वो हाइपर रिच जो पूल है वो नहीं मिलता कोरिलेशन। तो एक्चुअल में वो अलग लोग हो गए। साइको लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो सकता है ज्यादा हो, और वो परसिस्टेंस में बहुत भयंकर रैंक करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ हैं, वो भी बहुत स्मार्ट लोग हैं। लेकिन जो हाईएस्ट आईक्यू लोग थे और स्मार्ट लोग लेकिन उतनी हाई आईक्यू नहीं, उन्होंने पाया जो मल्टी मिलियनर बिलियनर लोग थे वो ज्यादा पूल ये वाले लोगों का था, हाईएस्ट आईक्यू पूल वाले लोगों का नहीं था। ये रिसर्च भी मैं कह सकता हूं, एक रिसर्च थी तुम्हारे आई थिंक स्वीडन या स्विट्जरलैंड, आई थिंक स्वीडन है, जहां पे कंस्क्रिप्शन होता है। कंस्क्रिप्शन क्या होता है, लोगों को भाई कोई भी कंट्री लो जहां पे मिलिट्री सर्विस मस्ट होती है कि आपको मिलिट्री करनी पड़ेगी। तो आई थिंक स्वीडन है जिसमें मिलिट्री सर्विस मस्ट है। इन्हीं नॉर्वेजियन कंट्रीज में से रिसर्च है, बहुत बड़ी रिसर्च है ये। तो 18 साल में जब आप मिलिट्री सर्विस में एंटर करते हो, तो उन्होंने जितनी भी पॉपुलेशन है जो एंटर कर रही है वो एक्चुअली हो गई, टेक्निकली सबको करना पड़ता है, तो वो एक आईक्यू टेस्ट करते हैं। तो उनके पास एक खतरनाक रिकॉर्ड उसकी वजह से हो जा रहा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आईक्यू लेवल का, एक बहुत भयंकर पॉपुलेशन का। तो उन्होंने 40 ईयर्स 50 ईयर्स या 10 या 20 ईयर्स में उन्होंने आराम से देख पाया कि जितना हमारे पास पूरा डेटाबेस है आईक्यू का सबका, उन्होंने जिंदगी में किया क्या, और उन्होंने पाया जो उसमें सबसे हाइपर सक्सेसफुल जो बने वो एक्चुअल में हाईएस्ट आईक्यू में नहीं थे, बट वो बेवकूफ नहीं थे, स्टूपिड नहीं थे। लाइक आपको ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिकली भी आपको दिखेंगी। जो बहुत ज्यादा बिजनेस में बहुत भयंकर ऊपर लोग हैं, मेजरली हो सकता है आपको ये ना दिखे बहुत ही टेक्निकली आईटी फोड़ने वाले आप वैसे हों, आईटी फोड़ने वाले भी मिलेंगे उसमें से आपको, लेकिन आपको ये चीज दिखेगा बेवकूफ नहीं है, वो स्मार्ट बहुत हैं। करीब 7 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 24 साल की कच्चा बादाम वाली अंजना अरोड़ा की नेट वर्थ 4 करोड़ से 12 करोड़ बताई जाती है। यानी कि जितना टाइम इन 7 करोड़ लोगों ने एक 70,000 की गवर्नमेंट जॉब के लिए वेस्ट किया, उतने टाइम में कच्चा बादाम वाली अंजलि ने 7 करोड़ की नेट वर्थ बना ली। और बट इसमें स्टूपिडिटी और इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है ना। उस लड़की ने टारगेट किया एक कस्टमर बेस को जो लार्जली सिंप है। ये अकेली लड़की थोड़ी है, तो बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। इसमें स्टूपिड इंटेलिजेंस की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बात है तुम्हारे कि तुम किस लेवल पे या किस हद तक जाने चाह रहे हो फेम और पैसे के लिए। इसी जैसी लड़कियां तुम्हारी सनी लियोन ले लो, फिर कहो सनी लियोन तो भाई ये करा और आज इतनी बड़े पैसे वाली हो गई, तो भाई वो काम भी करना। अगर तुम अपने आप को अलाउ कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर तुम कमा पाओगे। लेकिन भाई उस चीज को हम ये थोड़ी कहते हैं समाज में कि जो गवर्नमेंट एग्जाम या आईएएस जो फोड़ना चाह रहा है उससे कोई कंपेरेबल थोड़ी है। एक नोबल परस्यूट है, एजुकेशन के लिए उसमें है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है, पढ़ाई करनी पड़ी, और वो एक काम करेगा जिसमें वो सर्विस कर रहा है सोसाइटी की। एक इंसान लोगों की लस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है, तो कंपेरेबल थोड़ी है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 50 तरह के आर्ग्यूमेंट्स को किसी तरह से उठा के हम एक आर्ग्यूमेंट में फोर्स कर रहे हैं बिल्ड करने में। और मुंबई जैसी जगह में एक घर भी खरीद लिया। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है डम्ब। भाई लोग 20-20, 30-30 मिलियन कमा रहे हैं ओनली फैंस करके, तो भाई कोई लॉजिक थोड़ी हुआ लोगों में। और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस भी है उसका, सबकी कॉस्ट है। लाइक इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी में एक स्वीडन की रिसर्च के हिसाब से स्वीडन के टॉप 1% अर्नर्स की इंटेलिजेंस एक एवरेज सैलरी कमाने वाले इंसान से भी कम है। इसे प्लेट्यू ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी कहा जाता है। अगले ने सेम चीज जो मैं रिसर्च की बात कर रहा था, वाओ। यानी जहां वो लोग जो एवरेज लोगों से ज्यादा कमाते हैं उनकी इंटेलिजेंस एक लेवल के बाद गिरती रहती है। यानी यहाँ पर जो एवरेज लोगों से ज्यादा कमाते हैं उनकी इंटेलिजेंस उनसे कम पैसे कमाने वाले लोगों से कम है। ये फिर से मेरे को समझना पड़ेगा।
उनकी इंटेलिजेंस एक लेवल के बाद गिरती रहती है। यानी यहाँ पर जो एवरेज लोगों से ज्यादा कमाते हैं उनकी इंटेलिजेंस उनसे कम पैसे कमाने वाले लोगों से कम है। ये नहीं भाई, टॉप 1%, तुमने स्टार्टिंग में बोला टॉप 1% अर्नर्स, वो एक अलग पूल है। तुम अगर नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस पे आ जा रहे हो तो भाई सिंपल अपने अराउंड देखो ना यार, जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज तेज है, यानी फ्लूइड रीजनिंग भयंकर है, फ्लूइड इंटेलिजेंस तुम्हारा उसका भयंकर है, जिसकी मेमोराइजेशन स्किल्स भयंकर हैं, जो कॉन्सेप्ट में इजीली पैटर्न रिकग्निशन कर पा रहा है, स्पेशल इंटेलिजेंस की बहुत हाई है, यानी कि भाई मैथमेटिकल इसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, वो इजीली सॉल्व कर पाता है, तुम्हारे सामने पजल्स रख दो, क्वेश्चंस रख दो, प्रॉब्लम्स रख दो, तो भाई वो कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ के भी तेज सॉल्व कर रहा है। अब ये हो सकता है फॉर वट एवर रीजन उसके अंदर लेट्स से नहीं है कि मेरे को स्केल करना है, वो खुश है लेट्स से भाई 10 लाख पर महीना या 50 लाख पर साल की सैलरी पे, और सिंपल सी बात है बहुत लोग एक्चुअल में खुश होंगे, उन्हें नहीं जाना 1% पे। भाई क्या बुराई है, 5 लाख 10 लाख कमा रहा हूँ मैं अगर महीने का, मैंने IT फोड़ा उसके बाद मेरी सैलरी है, नहीं खोलना है मुझे भाई स्टार्टअप करके, मुझे नहीं बनना मिलियनर मल्टी मिलियनर, मैं खुश हूँ, मेरी सैलरी से मुझे आता चला जाएगा, हर साल मेरी इंक्रीमेंट हो ही पड़ा, मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना, बट ये नहीं कह रही उसका मतलब कि एवरेज इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं है उस रिसर्च में। भाई वीडियो 3 इंडियन लड़कियों की जिनसे पूछा जाता है Would you rather be born rich or intelligent? Intelligent, because I believe like you can make a way out of you. You can make your living if you're intelligent. without a doubt 95% of the world is run by really clever, intelligent, highly intelligent people. मैं ये मान सकता हूँ, चलो हो सकता है बिलियनर दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान ना हो, बट बिलियनर जिसको हायर करता है ना नीचे कंपनी को चलाने के लिए, वो चूज करता है अपने से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लोगों को। और एक चीज समझना, आप हो सकता है आप कहोगे देखो बिलियनर कितना स्मार्ट है, यस डिसीजन मेकिंग बहुत स्मार्ट हुई, फिर वो उनको भी नहला देता है पैसे से, बीच के टावर का सबसे बढ़िया फ्लैट दे रहा है उसको कारें भी दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है, और काफी लोग हैं जिनका होता है कि मुझे नहीं चाहिए बर्डन कंपनी खड़ी करने का, एक मैं खुश हूं भाई, मेरे पास मस्टैंग है, एक फरारी है मेरे पास, सिर्फ सैलरी से, मैं काहे को मैं बैठ के अपना माथा मारूं, मेरी खुद की मेरे दिमाग की वैल्यू इतनी भयंकर है। हमें हमारे पेरेंट्स से एक बात ही सुनने को मिलती है कि पैसों पर फोकस मत करो, अपने काम पर करो, जो कि हमें इतनी बार बचपन से बताया जाता है कि हम एक्चुअल में पैसों पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। तो गीता में ये भी है अमेरिका सेम पूरी बात ये गीता में ही लिखी है एक्चुअल में। के फेमस ऑथर जिग जिगलर ये बताते हैं कि मनी भले ही लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना हो, पर कई बार वो उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है जितना कि ऑक्सीजन। देखिए हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स एक ही वो तो किसी भी गरीब से बात कर लो ना, चीज बिलीव करते हैं कि हमारे बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल से ही तो असली हीरो बनता है। लेकिन जो रिच इंसान है वो इस मेंटेलिटी को नहीं मानते, वो मानते हैं कि उनके बच्चों को उनके हाथ से बैटन लेके और आगे भागना है। गरीब माता पिताओं के पास वो बटन है नहीं देने को, तो वो स्ट्रगल ही देंगे जो उनके पास है, क्योंकि माता पिता अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो बटन कहां से दे पाएंगे जो एक करोड़पति बाप दे रहा है अपने बच्चे को। चीज वही तो दे सकते हो ना जो तुम्हारे पास है। तो अब अगर माता पिता खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी तरह से कह रहे हैं बेटा हमारा एग्जाम्पल देख, और हम जितना तेरे को ले आ पाए तेरे घर में, अगर हमने तेरे को स्कूल में भेजा, तो हम एक्चुअल में तेरे को एक बटन दे रहे हैं जो हमें नहीं मिला, बट हमने अपनी औकात के हिसाब से जितना मैक्सिमाइज रूप में तुम्हारे को हेल्प देनी थी, असिस्टेंस देना था, हमने दिया है, अब तू इसको लेके और ऊपर लेके जा। वो यही कह रहे हैं। करोड़पति के पास ऑलरेडी एक भयंकर लेवल पे सोशल नेटवर्क है, सोशल कैपिटल है, भयंकर लेवल पे तुम्हारे सारे जो स्कूल मेट्स के माता पिता, तुम्हारे स्कूल मेट्स सब एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बिजनेस वाले हैं या फिर काफी टेढ़े मेढ़े धंधों में लोगों का हाथ है। तो क्या होता है, तुम उस पूल में हो जहां पे अपॉर्चुनिटीज रिच हो और फियर डेफिशिएंट हो। तुम पैसा ना होने का दर्द, खोने का दर्द तुमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है वो डर क्या होता है कि मैं गरीब हो सकता हूं। तुम लोग को समझा नहीं सकता वो डर ना होना क्या होता है। वो एक करोड़पति को ही पता होता है, क्योंकि उसको ना होना आइडिया ही नहीं है क्या होता है, उसको आइडिया ही नहीं है गरीब होना क्या होता है। तो उसके लिए बहुत आसान होता है इन्वेस्ट करना किसी भी चीजों में। तभी तुम देखोगे तुम उन्हें स्पेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें बिजनेस की आइडिया तो ठीक है हम कर लेते हैं, ओके। वो डर ही नहीं है कि फेल हो जाएगा क्या होगा, वो हमारा डर है। क्योंकि हमारे लिए एक चीज स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो सब कुछ है, एक चांस है, मैं बहुत बड़ा चांस ले रहा हूं, बड़ा रिस्क ले रहा हूं, उसके लिए वो अफोर्डेबिलिटी है रिस्क की। फेल हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में। तो ये डिफरेंस है, बिल्कुल रिले रेस की तरह। यानी उनके बच्चे जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप और मैं अपने बच्चों को फ्यूचर में जीरो से ही स्टार्ट करने में मजबूर करेंगे। रीजन नंबर 4 आता है कि दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। पूरे इंडिया में एक खबर फैलती है कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई। सब लोग ये न्यूज मान भी लेते हैं, पर दूसरे ही दिन पूनम पांडे पब्लिक के सामने वापस आती है और ये एक्सेप्ट करती हैं कि वो जिंदा है, और सिर्फ कैंसर को प्रमोट करने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट था।
एग्जैक्टली सेम चीज उर्फी जावेद करती है। वो अपना फेक अरेस्ट कराती है, जिसको बाद में मुंबई पुलिस खुद डिफेमिंग के लिए बुक कर लेती है। यहाँ तक कि एक बार राखी सावंत बिग बॉस में जाने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहनकर धरने में बैठ जाती है ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके। ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पब्लिक में बेवकूफ लोगों ने बेवकूफ हरकतें करी और ऑब्वियसली ये पब्लिसिटी लाखों रुपए में कन्वर्ट भी हुई। तो बेवकूफ़ी नहीं हुई ना। देखो, एक ऐसे इसको फ्रेम करते हैं कंप्लीटली डिफरेंट सेंटेंस में। एक इंसान जिसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करना पड़े मैं पैसे के लिए कर लूंगा, ये भावना लाओ। कपड़े उतारने पड़े उतार दे, क्या जा रहा है, मैं पैसे की पूजा करता हूं। ग्रीडी इंसान, ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई मोरालिटी, भाड़ में गए एथिक्स, तुम उसकी बात कर रहे हो। अब वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से जितनी भी नॉन कंज्यूमर साइकोलॉजी है उसने उसके बेसिस पे फिगर आउट किया कि मुझे ये तमाशे करने पड़ेंगे प्रिसाइसली मैं और पैसा कमा पाऊंगा। अगर उन्हें पता चला होता कि सुनो तुम ये वीडियो गेम खेल सकते हो, इससे भी तुम्हारे को 2 करोड़ आ जाएंगे, तो वो करने लग जाएंगे। पॉइंट मेरा ये है, वट एवर इट टेक्स वाली फिलॉसफी पे खेल रहे हैं लोग। तो जो शौक वाली चीजें कर रहे हैं वो नेसेसरली ये नहीं है कि इट्स अ वेरी इल थॉट आउट थिंग, हेंस इट इज अ स्टूपिड थिंग। इट्स नॉट नेसेसरली स्टूपिड, इट इज व्हाट दे हैव कैलकुलेटेड कि ये चीज का रिजल्ट, और मैंने देखा है रिटर्न बहुत हाई है, जो परसीव किया जा रहा है स्टूपिड। सो इट्स एक्चुअली वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन, जिसकी वजह से तुम्हें हायर करना पड़ रहा है। तुम पूरे चीज प्लान कर रहे हो, स्क्रिप्ट कर रहे हो, फिर इनैक्ट कर रहे हो, फिर वीडियोग्राफर बुला रहे हो, एडिट कर रहे हो, फिर अपलोड कर रहे हो, और फिर उसको उसी तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो। अगर हम इन सारे एग्जाम्पल्स में इन सारे सेलिब्रिटीज को एज अ सेल्समैन की नजरों से देखें और फिर इन्हें एक नॉर्मल सेलमैन से कंपेयर करें जो 40 से 50 घंटे तक ऑफिस में बैठता है और महीने की 20 से 25 हजार की कमाई करता है, तो हमें लगेगा कि यार इनमें डिफरेंस क्या है। और इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है रिस्क फैक्टर। देखिए, एज एन इंडियन मिडिल क्लास हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, पर पैसों इसके पीछे डिफरेंस है साइकोपैथी एंड नार्सिसिज्म। You're not a psychopath, you're not a narcissist. It's as simple as that. अगर तुम होते, तुम कर रहे होते। एंड मैं ये बात पर्सनली नहीं कह रहा हूं, there's plenty of research जो सिंपल लिंक करती है नार्सिसिज्म को इन्फ्लुएंसर से। प्रॉपर सेलिब्रिटीज के साथ रिसर्च हुई हुई है, हाई कोरिलेशन पाया जाता है भाई नार्सिसिज्म का इन्फ्लुएंसर्स और जो भी लोग तुम्हारे कैमरे पे फेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भाई ये रूटेड फीलिंग जो तुम सुन रहे हो शब्दों में, मैं जो बोल रहा हूं वो रूटेड है नार्सिसिज्म में। कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, क्या है ये? यही तो भावना है। किसी को भी कुछ चल दूंगा, किसी को भी आगे बढ़ लूंगा। तुम नहीं हो, इसलिए तुम आराम से काम कर रहे हो। तुम्हारे मॉरल्स ही नहीं है, तुम्हारे एथिक्स ही नहीं है, तुम करवा ही नहीं पाओगे अपने आप को। एक पर्सनालिटी नाम की चीज होती है भाई, तुम्हारे को पर्सनालिटी मिली है। के लिए कुछ डिफरेंट या एक्स्ट्रा नहीं करते, हम कोई भी रिस्क नहीं लेते। जबकि जो थोड़े डम लोग हैं वो बिना ज्यादा सोचे तो जजमेंट हो गए यार, मुझे लगता है वो डम है। आई डोंट थिंक दे आर डम। हम डम कह के उनको हम एक वो दे दे रहे हैं टिकट कि हम समझ सकते हैं आप जो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बढ़िया फील कर सकता हूं कि ये तो डम हैं। नहीं भाई, यू डोंट नीड टू फील बेटर बाय पुटिंग समबडी डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दैट रिवील्स कि तुम आई डोंट नो थोड़ा सा खिसियाए हुए हो और तुम्हारे खटास है दिमाग में। सो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। एंड सेकेंडली, सबके अपने अपने तरीके हैं। लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। कई लोगों के साथ होता है, तुम अगर इसी चाय वाला जो फॉर एग्जांपल इंसान है बहुत फेमस है, प्रीटी श्योर बहुत सारे चाय वाले हैं जो कि अपने आप को पुट करना चाह रहे हैं लाइमलाइट में, बट वो नहीं आए हैं। तुम एक्चुअल में 1 को देख रहे हो प्रोबेबिलिटी में, इतनी जो हाई प्रोबेबिलिटी है फेलियर की। तुम एक्चुअल अगर सक्सेस रेट स्टेटिस्टिकली काउंट करो तो तुम्हें पता चलेगा। वो तुमने रिसर्च कभी करी नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव बायस की हमें ये दिख रहा है और हम इसको एक जनरल एग्जांपल समझ रहे हैं। बट मे बी इस इंसान के साथ एक लक फैक्टर भी बहुत सॉलिड था, जो एक राइट टाइम पे राइट चीज स्ट्राइक करके लोगों को पसंद आ गई फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन, एंड ये अब ये इंसान को स्ट्रेटोस्फीयर पे पहुंच गया है फेम के। समझे, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं जिससे उन्हें हाई प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग एक इंसान जब किसी भी इवेंट को जज करता है तो वो ये मानता है कि उसमें उसके साथ बहुत नेगेटिव चीजें होंगी, जितनी कि एक्चुअल में होती भी नहीं है। एक एवरेज मिडिल क्लास हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लेते होंगे जब किसी भी इवेंट को जज करता है। तो इस रिसर्च One question that arises here is whether or not our probability estimates for negative events are biased by their severity. तो जितना सिवियर इवेंट होगा उतना हमारा नेगेटिव बायस बढ़ता चला जाता है। मेरे ख्याल से ये रिसर्च क्वेश्चन है इसका। In an experimental context involving an unambiguous objective representation of probability, we found participants judged a controllable event as more likely to occur when its utility was अबे रिसर्च तो पढ़ लेते, वो क्या बोल रहे हैं।
वो कह रहे हैं जब हमारा परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया है कंट्रोल एनवायरनमेंट में कि इसकी यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो हमारा नेगेटिव बायस बढ़ जाता है। कुछ पेपर के अकॉर्डिंग एक इंसान जब किसी भी इवेंट को जज करता है तो वो ये मानता है कि उसमें उसके साथ बहुत नेगेटिव चीजें होंगी। ओके, अब इसको सिंपल लो। तुम आज लखनऊ महोत्सव में बचपन में जाने वाले थे, तुम आज मॉल में जाने वाले हो, कोई भी इवेंट अपनी जिंदगी में ले लो, सिंपल एनेक्डोटल डेटा ले लो, तुम्हारे दिमाग में जो बोल रहे हैं सच ऐसा होता है कि तुम सोचते हो बहुत नेगेटिव चीजें होंगी, तुम जाओगे ही नहीं ना फिर कहीं। क्यों जाओगे? हम फिर कॉन्सर्ट क्यों जाते हैं? सब लोग खुशी से अपने पूरे कपड़े बदल के न्यूयॉर्क कह रहा हूं, न्यू ईयर में अपने दोस्तों के जा रहे हो या फिर घर में पार्टी हो रही है, होलिका हो रही है, कहीं भी कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, हम क्यों जाते हैं? अगर हमारा परसेप्शन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा तो सबको लोग मोस्टली घर के अंदर ही रहेंगे। भाई अब इसका मैं एवोल्यूशनरी आंसर दूं। इंसान वर्क करता है, फंक्शन करता है ऑप्टिमिज्म बायस पे, चीजें एक्चुअल में अच्छी होंगी, ये है ऑप्टिमिज्म बायस। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमारे एंसेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते फ्यूचर के बारे में तो वो जी नहीं पाते, वो डिप्रेशन में ही मर जाते, क्योंकि चीजें इतनी खराब थी जब वो जंगलों में रहते थे। तो 1,00,000 साल से द रीजन वाई हम ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं चीजों के बारे में, ये इवेंट होगा, अरे अच्छा ही होगा, चलो देखते हैं, ये वो इसलिए होता है क्योंकि भाई तुम्हारे एंसेस्टर्स को ये फोर्स करना पड़ा अपने आप को कि नहीं फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि इतने लेवल ऑफ डेंजर में वो जीते थे और वो अब हमारे जीन में है। तो हम चीजों को एक्चुअली में ऑप्टिमिस्टिकली व्यू करते हैं। इसलिए आप कोई भी इवेंट, जो इन्होंने बात बोली सिंपल, इसको ट्रांसफॉर्म करना, कोई भी इवेंट ले लो जिसमें हम जा रहे हैं, आप ये सोचते हो कि बहुत ही नेगेटिव होने वाला है इसके अंदर, या सोचते हो कि अरे वाह एक्साइटेड हूं मैं, मजा आएगा, कपड़े पहनते हैं, अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, हो सकता है कोई लड़की देखेगी, हो सकता है यही टाइम है मुझे मेरे इवेंट में मेरा प्यार मिलेगा, या फिर मैं किसी से बातें करूंगा, दोस्त होंगे, मजा आएगा, खाना टेस्टी होगा। दैट्स व्हाट यू थिंक ना? इतनी की एक्चुअल में होती भी नहीं है। एक एवरेज मिडिल क्लास हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लेती है, अपने डिसीजन को बार बार ओवरथिंक करती है। Again, this has nothing to do with average middle class, because average middle class is not a personality type. It's an economic marker. Overthink करना एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप का फंक्शन हो सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स का फंक्शन हो सकता है। इट हैज टू डू विद सर्टेन वेरिएबल्स जो कि एक पर्सनैलिटी टाइप में ड्यू टू चाइल्डहुड रीजंस, जेनेटिक रीजंस, डिसऑर्डर हो सकता है किसकी वजह से इंसान एक्शन में ओवरथिंक कर रहा है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकता है कुछ ऊपर हो, न्यूरोटिसिज्म बहुत हाई जिसकी वजह से इंसान वो करता है, इंसान हो सकता है चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है उस इंसान को जिसके चक्कर में वो ओवरथिंक करता है, हो सकता है इंसान को डिप्रेशन है जिस चक्कर में इंसान, या फिर डिप्रेशन की नेगेटिव थिंकिंग की उसकी प्रोक्लिविटी ज़्यादा होगी जो न्यूरोटिसिज्म ही हो गया। मिडिल क्लास कोई एक पर्सनैलिटी टाइप थोड़ी जो सबके सब एक ही तरह सोचते हैं। तो मिडिल क्लास लोग देखेंगे जिनको डिप्रेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं है, यार खुश है वो, जो नहीं करते ओवरथिंक वो भी मिलेंगे तुमको। 50 तरह के लोग तुम्हें मिलते हैं भाई, वो 50 तरह के लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं 50 तरह? क्योंकि लोग रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस आर स्टिल पीपल, एंड पीपल आर स्टिल डाइवर्स बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, बायोलॉजी। श्योर, लर्निंग जो कल्चर से मिलती हैं वो हम लोग को इन जनरल एक कल्चर से मिलती है, जिसकी वजह से काफी लोग एक ग्रुप में एक जो कल्चर से लर्निंग मिल रही है वैसे हम बिहेव करेंगे बिकॉज हम सबने सेम चीज सीखी। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ कि कहीं ये फेल ना हो जाए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी बताती है कि इंडिया में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं अनएम्प्लॉयड होने के, वहीं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। और अब इसी चीज के पीछे का कॉजेशन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी सिर्फ पढ़े लिखे पे फोकस मत करो, क्योंकि रिसर्च किसकी है, या फिर ये जो भी रिसर्च भी नहीं है मेरे ख्याल से, फाइंडिंग किसकी है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम बात करें वर्क, यानी हम बात करें इकोनॉमी की। इस इकोनॉमी में भी अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से पढ़े लिखे लोगों को जो रिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं पढ़ा लिखा इंसान की प्रॉब्लम है और इंटेलिजेंस का वजह से प्रॉब्लम है। मे बी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, जॉब मार्केट में प्रॉब्लम है, मे बी प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम है, मे बी पेमेंट जो हो रही है इन्फ्लेशन के हिसाब से बहुत कम है सैलरी लोगों की, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है मे बी वो उस चक्कर में स्किल्स कर रहे हैं, और स्किल्स जो भी तुम्हारे काम हो गए उनमें एक्चुअली रिटर्न हाई है, क्योंकि भाई काम इतना ज्यादा है उन चीजों में। वो इसलिए है क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ एक अच्छी रेप्यूटेड नौकरी की तलाश में होते हैं जिसमें ज्यादा चैलेंजेस ना हो और बस पैसे आते रहे। कहां से? ये तो जजमेंट हो गया ना।
लोग ऐसे ही सोचते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग कैसे सोचते हैं भाई? अच्छी रेप्यूटेड नौकरी की बस उनको पैसे अच्छी कमाते भाई, अच्छी रेप्यूटेड नौकरी तो पढ़े लिखा हो अनपढ़ हो कोई भी हो, सबको अगर कोई नौकरी की तलाश कर रहा है उसको यही चाहिए होगा, राइट? दूसरी हैं। चीज और क्या वो है? इसीलिए है क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ एक अच्छी रेप्यूटेड नौकरी की Fair. तलाश में होते हैं जिसमें ज्यादा चैलेंजेस ना हो बट ये क्या चैलेंजेस अवॉइडेंट क्यों इंसान ढूंढेगा? और बस पैसे आते रहे। काम ना करना पड़े, वह पैसा आता रहे। दैट्स अ गुड इनकैप्सुलेशन या समेशन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। नो, इंटेलिजेंट पीपल आर ऑल्सो कॉन्शियंशियस। अब मैं वापस पर्सनालिटी साइकोलॉजी में आ रहा हूं। हाई कॉन्शियंशियस का मतलब होता है काम करना सिस्टमैटिक, रिस्पॉन्सिबल, ऑर्गेनाइज्ड वे में। सो दे एक्चुअली लव इट। वहीं जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो और ज्यादा अर्न कर पाए। रीजन नंबर 5 इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज फ्लॉड। इस बुक को देखिए, इसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है हार्वर्ड गार्डनर ने, जो कि एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। ये इस बुक में कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है, IQ वाली, जो हमें बताई जाती है। हार्वर्ड के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस 8 टाइप की है, जिसमें म्यूजिकल स्मार्टनेस, जिसमें जो लोग म्यूजिक में अच्छे हैं वो भी एक इंटेलिजेंस है। गार्डनर की थ्योरी ना, 8 फैक्टर तुम्हारी इंटेलिजेंस वाली। पीपल स्मार्ट है, यानी जो लोगों से अच्छे ढंग से बात करते हैं, वो सोशल भी एक इंटेलिजेंस type हो of गया, intelligence इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। है। वैसे ही कई लोग बट ये थ्योरी है ब्रो, थ्योरी है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड IQ, रिसर्च। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड थ्योरीज। They've tried to research on this and एक थ्योरी नहीं है इंटेलिजेंस की, सेवरल थ्योरीज हैं बाय द वे। कोई भी थ्योरी को प्रूव कैसे करते हैं हम? रिसर्च करके। तो कॉग्निटिव साइंस के अंदर इन्होंने देखा कि आप ब्रेन में एक्चुअल में अलग अलग रीजन या ये सब चीजें हैं, उन्होंने पाया ये ठीक है, इन थ्योरीज की इज्जत करी जाती है, बट ये बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रूव करी जा चुकी है और इंटेलिजेंस इतने टाइप का ही है। द रीजन वाई आज भी इंटेलिजेंस पे तुम कोई भी रिसर्च उठा लो, साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइंस पे, कहीं कहीं भी IQ एक स्थिर मार्कर है, अनशेकन मार्कर है, सीना पीट के भाई तगड़ा मार्कर है कॉग्निटिव एबिलिटीज का। वो इसलिए है क्योंकि वो रिसर्च में रेप्लिकेट होता है टाइम आफ्टर टाइम। कोई भी आप रिसर्च उठा लो, चाहे सक्सेस की हो, इंटेलिजेंस की हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम ये हो वो हो, कितना इंसान कितनी चीजें सॉल्व कर पाता है, कितना जो भी दिमाग की जितने भी टेस्ट उन्होंने इन्वेंट किए, जो लोग हाई IQ के होते हैं वो चीजों को दिखाते हैं रिजल्ट्स कंसिस्टेंट टाइम आफ्टर टाइम। इसीलिए जनरल इंटेलिजेंस को IQ कहा जाता है। और IQ की भी एक सिलेक्टिव डेफिनेशन है। IQ के अंदर ये नहीं कहा जाता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मेरे भाई, उसको सोशल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आता IQ के अंदर। वर्ड स्मार्ट है, यानी कि जो बोलने में अच्छे हैं। अब अगर हम हार्वर्ड जी की इस फील्ड के अकॉर्डिंग लोगों की इंटेलिजेंस को जज करें, ना कि सिर्फ IQ के बेसिस पर, तो हमें अब चंद्रिका दीक्षित यानी कि फेमस वड़ा पाव गर्ल भी इंटेलिजेंट लगी। कोई ये भी कह सकता है कि चंद्रिका दीक्षित बेशक 50 रुपए का एक वड़ा पाव बेचती है और कम से कम 50,000 रुपए लेती है एक रिबन कटिंग के, और क्योंकि ये पीपल स्मार्ट है इसलिए जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है और वापस हेडलाइन पर आ जाती है। अब इसमें एक ऑपोजिट पॉइंट भी आता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हैज नथिंग टू डू विद एक इंसान जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है। दैट्स फिशिंग फॉर अटेंशन, दैट्स अ वेरी डिफरेंट। अब आप डार्क ट्रेट्स पे आ गए, अब आप डार्क पर्सनालिटी टाइप्स की बात कर रहे हो कि एक इंसान जानबूझ के चीजें क्रिएट कर रहा है, सेल्फ क्रिएटेड स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज अटेंशन के लिए। दैट्स अ डार्क फीचर। तो पहले इसके अकॉर्डिंग तो हमें लगेगा कि ये जो राखी सावंत हरकतें कर रही है फिर तो ये भी इंटेलिजेंट हुई। तो पहले तो मेरा भी दिल दुख गया और मैंने भी इस बात को मान लिया, बट लकीली जब मैं इस वीडियो के लिए और रिसर्च कर रहा था तो मुझे जॉर्डन पीटरसन की कुछ वीडियोस मिली जिसमें उन्होंने हार्वर्ड की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को बकवास बताया और उसे नॉन साइंटिफिक बताया। Anyways, here's some of the examples of other forms of intelligence. That's what I was saying. And unscientific नहीं है भाई, वो थ्योरी है। वो रिसर्च में उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए और मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो सब चीज़ें मुझे खोल के देखनी पड़ेंगी। बट यस, ये बात सही है कि वो इसलिए मतलब इट्स अ थ्योरी। आप लेकिन उसको ये मत समझ लो कि ये यही ऐसे ही ब्रेन वर्क करता है, ये मत चले जाना। ये मैं कह रहा था। अब इस टॉपिक पर डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, पर नॉर्मल लोगों में जो एक पॉइंट जरूर है वो ये है कि हम लोगों को पेरेंट्स ने सिखाया है कि हमें तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है और हम लोग एक लेवल से नीचे का काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यस, अब ये इसको मैं बात करता हूँ, इसे कहते हैं कल्चरल। ये हमारा कल्चर है, तुम कह सकते हो वाइड स्प्रेड, जो मिडिल क्लास लोग के माता पिता हमें सिखाते हैं। एंड इसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि माता पिता के हिसाब से ये कॉन्क्रीट आंसर है डॉक्टर या इंजीनियर बनना। अब एटलीस्ट अप अंटिल नाउ डॉक्टर्स तो फिर भी आज भी कमा लेते हैं, बट इंजीनियरिंग में आई वुड से लास्ट 4 years में पहली बार प्रॉब्लम आई है कि ये इतनी ज़्यादा स्टेबल हाई अर्निंग जॉब नहीं है।
बट अगर तुम इंजीनियर्स उठा लो इस देश में 2015 में जिन्होंने किया, 2010 में इन्होंने किया अच्छे यूनिवर्सिटीज से, तुम देखो दे आर अर्निंग वेरी वेल। मैं कहूँगा यार तुम अगर सिंपल बात करो आईटीज हटा दो, बट इवन जो डिसेंट यूनिवर्सिटीज है उधर से भी जो लोग निकले हुए हैं दे डू वेरी वेल। सो इट हैज बिन अ मार्कर, एन एविडेंस बेस्ड मार्कर फॉर पेरेंट्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कि डॉक्टर एंड इंजीनियर लॉयर ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स हमारा जो भी हम जिस जगह पे हैं उसको ब्रेक कर देंगे, एक इंटर जनरेशनल ब्रेक आएगा और हमारी इनकम स्टेट बदल जाएगी। और ये एक एविडेंस बेस्ड चीज थी बहुत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड डॉक्टर आज भी है, लॉयर मेरे ख्याल से आज भी है। इंडिया के 140 करोड़ लोगों की शाम की पहली पसंद होती है चाय, और Mintel.com के हिसाब से 85% चाय बिजनेसेस छोटे छोटे टी स्टॉल्स वाले ओन करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके इलाके में चाय का बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर भी हम ये करने के बजाय एक क्लर्क या पीएन की सरकारी जॉब पसंद करेंगे, क्योंकि भाई सरकारी तो सरकारी जॉब है ना। अब ऑब्वियसली जो लोग इस साइकोलॉजी ट्रैप से बाहर आ पाए वो एक्चुअल में इन बिजनेसेस से बहुत अर्न भी कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मन में दो सवाल आ रहे होंगे। सवाल नंबर 1 कि अगर एक्चुअल में हमारे से कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसे बनाते हैं तो इलॉन मस्क का क्या, बिल गेट्स का क्या, वॉरेन बफेट का क्या, जेफ बेजोस का क्या? ये तो 1%, तुम 0.1% की बात कर रहे हो। अब तुम सिंपल जो भी तुम्हें जो बिल्डिंगें दिख रही हैं उसमें ये लोग की कंपनियों के CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, जो भी इनके हेड हैं डिपार्टमेंट्स के, तुम देखना है वो तुम्हारे IIT, हार्वर्ड, इन्हीं सब जगहों से होंगे। तो स्पेस एक्स का जो भी इंसान, अभी हाल ही में तुम्हारा इलॉन मस्क का वो आया था कि एक इंडियन की ही बात कर रहा था, उसे ट्वीट कर रहा था कि भाई इस बंदे के अलावा मैं अगर ये ना हो तो मेरे कंपनी स्पेस एक्स या कौन सी कंपनी की बात कर रहा था, स्पेस एक्स की बात कर रहा था, जो डिवीजन हेड कर रहा है, कहता मैं कहाँ होता। तो ये लोग भी खड़े हो रहे हैं ऑन द शोल्डर्स ऑफ लॉट ऑफ इनक्रेडिबली स्मार्ट पीपल हु आर ऑल्सो इनक्रेडिबली रिच। सो डोंट लुक एट 4 पीपल लाइक दिस। तुम्हें देखना भाई ये किनके शोल्डर्स पे खड़े हो रहे हैं, वो आंसर है। ये सारे लोग तो इंटेलिजेंट ही हैं। या फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है, हाँ यार निकोला टेस्ला इतने इंटेलिजेंट थे और इसीलिए तो वो गरीबी में मरे, वो पैसे कमा ही नहीं पाए। अब देखिए जो वीडियो है ये इस पॉइंट पर बनाई गई है कि ये पोलैरिटी मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा दिखी जाती है, जहां पर लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का डिफरेंस उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि ज्यादातर उनका करेज होता है, जो उन्हें उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा पैसे कमाने का मौका देता है। इसके अलावा इन लोगों में 5 चीजें हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी थी। सबसे पहले कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। सेकंड था यू टॉकिंग अबाउट नाउ अगेन पीपल जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। तुम बात करो, मैं बताता हूँ भाई, जो भी देख रहा है, अगर थोड़ा सा भी बुरा लगा अगर मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप काइंड ऑफ बात कर रहे हो डार्क पर्सनैलिटीज़ की, ये डार्क टेट्राड या आप उधर आ गए हो, आप डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात कर रहे हो और आप उसको गलती से आई थिंक आप मिसलीड हो गए इंटेलिजेंस की कॉन्वर्सेशन में लग के कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद स्टूपिड और इंटेलिजेंट। कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है स्टूपिड और इंटेलिजेंस का, और उसका सक्सेस से प्लेंटी ऑफ लिटरेचर मिल जाएगी तुमको अगर तुम रिसर्च करोगे। ठीक है, तुम बात करो डार्क पर्सनालिटी और इन टाइप्स की, जो डार्क लोग होते हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अटेंशन चाहिए, फेम चाहिए, और वो एट एनी कॉस्ट कुछ भी करने को तैयार है उसके लिए। दैट्स अ डार्क पर्सनालिटी, दैट्स लिटरली नार्सिसिज्म। ड्यूनिंग क्रूगर ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म कहते हैं इसको। जैसे कि चार्ली मंगर भी कहते हैं कि एक एवरेज इंटेलिजेंट वाला इंसान जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो ज्यादा अचीव कर सकता है एज कम्पेयर टू ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान जो कि अंडर कॉन्फिडेंट है। थर्ड पॉइंट हमने देखा था मिडिल क्लास मेंटालिटी। फोर्थ था दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। और फिफ्थ हमने ये अब मैं बुरा मत मानना, मैं उसी चीज, अभी तुमने सेकंड पॉइंट देखा, अब इसको भी वो रिसर्च में पुट अचीव करो। कर सकता है एज कम्पेयर टू ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान जो कि अंडर कॉन्फिडेंट है। ये इसके अब इसके पीछे स्टडी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अब एक सेंटेंस होता है हम बोल देते हैं, हम ये सोचते हैं लेकिन क्यों। एक अब मैं छोटा सा रीजन दूंगा, तुम समय से हो सकता है किसी 0 इंसान हो जिसने सोचा हो ये, मे बी एक इंसान जो अंडर कॉन्फिडेंट है, द रीजन वाई, अगर मुझे पता नहीं ये रिसर्च में ये जो चीज निकली है वो सच है या गलत है, बट ये इसकी एक्चुअल में रिसर्च है और औरतों के साथ है। औरतों की पे स्केल्स फॉर एग्जांपल आदमियों से हाई क्यों नहीं होता या बराबर क्यों नहीं होता, जो भी पे पैरिटी है उन्होंने पाया वर्क साइकोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर, इसलिए क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट लोग, शाय लोग, दे आस्क फॉर लेस सैलरीज। खत्म बात। नेगोशिएशन में दे आर अंडर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट पीपल आस्क हायर सैलरीज, नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। सोचोगे भी नहीं। और हमने इसका भी जो हमने जब सामने प्रस्तुत किया, आप सोचने लग जाओगे ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ इंसान लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। दैट्स नॉट व्हाट इट मींस। इट्स अ डिस्पैरिटी इन बेसिकली आस्किंग फॉर व्हाट यूर वर्थ, और या फिर अपने आप को ओवर सेल करना, या फिर जस्ट आस्किंग फॉर अ बिगर अमाउंट, टेस्ट करना। पीपल डोंट डू दैट, विमेन डोंट डू दैट।
थर्ड पॉइंट हमने देखा था मिडिल क्लास मेंटालिटी, फोर्थ था दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, और फिफ्थ हमने ये पॉइंट भी देखा था कि इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं है, उनमें से काफी और चीजें भी हो सकती हैं। वैसे जॉर्डन पीटरसन ने इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी लिखी है जिसका नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। It's on IQ? इस बुक की डिटेल्ड बुक समरी आप हिंदी I don't think so. It has anything to do with IQ. में सुन सकते हैं गीगल ऐप पर। अगर आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Okay, fine. Thank you. I hope मजा आया तुम लोग को। मैंने सोचा भी नहीं था इतना लंबा रिएक्शन हो गया। वाओ।